I welcome you all in the next lecture of atoms with one valence electron. एटम विद वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो ये सीरीज चल रही है इन द फील्ड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, इसके अंदर हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स के अंदर थॉमसन्स मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल, बोहर्स मॉडल, उनकी सक्सेसेस, उनकी लिमिटेशंस दैट वी ऑल हैव डिस्कस्ड. अब उसके बाद क्या था कि जैसे जैसे हम क्वांटम मैकेनिक्स की इस फील्ड में आगे गए, वी केम टू कंक्लूजन कि जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर है ना, बड़ा वियर्ड सा, बड़ा सस्पिशियस सा बिहेवियर है, विच इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स in the field of quantum mechanics. And we observed and we studied that the electron has two types of motions. One is orbital motion around the nucleus, another is spin motion around its own axis. Good morning dear students, good morning. तो हम बात कर रहे हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा. आई होप आई एम क्लियरली ऑडिबल नाउ. Kindly give me responses. Am I audible without any disturbance? ओके गुड. सो वी वर डिस्कसिंग दैट इलेक्ट्रॉन जो है, उस इलेक्ट्रॉन के पास टू टाइप्स की मोशंस होती हैं. हमने अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर बड़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया कि हमें पता है किसी न्यूक्लियस के अंदर सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, किसी एटम के अंदर सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, एंड जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है. और ये जो मैंने पाथ ड्रॉ कर दिया है, दिस इज द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. बट हमें पता ही अपने एक्सिस पे स्पिनिंग, गोल 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 मोशन, रिंगा रिंगा रोजेस भी करता है ये. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है कुछ इस तरीके की मोशन एग्जीक्यूट करता है. अब ये मोशन इलेक्ट्रॉन के पास होती है, इसकी वजह से हमें पता है कि फाइन स्ट्रक्चर आ जाती है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के अंदर, या अदर जो एटम्स है उनके स्पेक्ट्रम के अंदर. जो मैं कहूँ कि स्पेक्ट्रल लाइंस है, दोज आर स्प्लिटेड वंस. और वो स्प्लिटेड क्यों होती हैं? क्योंकि लेवल ब्रॉड हो जाता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है. अब ये लेवल ब्रॉड होता है, स्पिन नाम की चीज़ एग्जिस्ट करती है, हमने थ्योरी में तो डिस्कस कर लिया सब. सो एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन की बात कहाँ, क्योंकि बिना प्रूफ के हमें पता है कि कोई भी अदालत जो है उसके अंदर कोई भी इंसान, कोई भी चीज़ नहीं टिक सकती है. सो टुडे वी आर हेयर विद दैट पर्टिकुलर प्रूफ ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन स्पिन, कि इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन नाम की एक बला एग्जिस्ट कर रही है. इसका प्रूफ हमें किसने दिया? स्टर्न एंड गार्लेक ने. सो इन 1921 स्टर्न एंड गार्लेक मेड एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ एटम्स इन नॉन होमोजेनस मैग्नेटिक फील्ड. वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मैग्नेटिक फील्ड यूज की स्टर्न एंड गार्लेक ने, दैट वाज नॉन होमोजेनस, मतलब वो यूनिफॉर्म फील्ड नहीं थी, वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड थी. To verify the existence of electron spin and associated magnetic movement along with space quantization. Space quantization की बात हमने अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर बहुत ज़्यादा की है, लेकिन वहाँ पर मैंने कहा था कि एक्चुअल में होती क्या है या किस तरीके से आती है, इनकी बात हम आगे करेंगे. हमें पता है स्पेस क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, कि जो डायरेक्शन है वो फिक्स हो गई है, कि जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है दैट इज ऑल्सो स्पेस क्वांटाइजेशन, मतलब उसके अंदर भी डायरेक्शंस होती हैं एंड इट कैन कैरी ओनली द फिक्स डायरेक्शंस, जिसको आप केमिस्ट्री के अंदर स्पिन की वैल्यू प्लस हाफ एंड माइनस हाफ बोलते हैं. एंड यू कैन से दैट इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग ईदर मैं कहूँ कि रोटेटिंग इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. अब ये जो चीज़ें, ये दो टाइप की इसके पास मैं कहूँ कि स्पिन की वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं. ये हमें कहाँ से पता चला? फ्रॉम द स्टर्न गार्लेक एक्सपेरिमेंट. एक एक्सपेरिमेंट बीएससी के स्टूडेंट्स को और रहता है सिलेबस में, फ्रैंक एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट. अब कई बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं, हम लोग एग्जामिनेशन में जब मार्किंग करते हैं, वी सी कि फ्रैंक हर्ट्ज के अंदर स्टर्न गार्लेक लिख रहे हैं, स्टर्न गार्लेक के अंदर फ्रैंक हर्ट्ज लिख रहे हैं. तो मैं आपको याद कराने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं. स्पिन एस से स्टार्ट होता है और स्टर्न गार्लेक भी एस से स्टार्ट होता है. तो स्पिन को डेमोन्स्ट्रेट करने वाला जो एक्सपेरिमेंट है दैट इज नथिंग एल्स बट स्टर्न गार्लेक एक्सपेरिमेंट. अब देखिए, जैसे ही मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जब भी किसी एक्सपेरिमेंट को, किसी डिवाइस को आपने एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करना होता है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू गिव द हेडिंग दैट पर्टिकुलर एंड यू विल हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक. तो इंट्रोडक्शन में हम बता देंगे कि स्टर्न और गार्लेक ने क्या किया. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी की, एटम को नॉन होमोजेनस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा. किस लिए रखा? इलेक्ट्रॉन स्पिन की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए, कि इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन नाम की बला एग्जिस्ट करती है, उसको प्रूव करने के लिए. और वो स्पेस क्वांटाइज्ड है, मतलब वो दो टाइप की वैल्यूज ले सकती है, इसको प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया. सो दिस वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ स्टर्न गार्लेक एक्सपेरिमेंट. वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग टू मी. सो नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल. क्योंकि हमेशा देखो हिरार्की जो होती है वो क्या रहती है, कि आपको पहले इंट्रोडक्शन देनी होती है, चाहे वो डिवाइस है और चाहे वो एक्सपेरिमेंट है. आफ्टर दैट यू विल हैव टू स्टेट दैट पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ दैट पर्टिकुलर डिवाइस और एक्सपेरिमेंट. प्रिंसिपल के बाद कंस्ट्रक्शन,
फिर वर्किंग, अगर कोई थ्योरी है तो वो, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फिजिकल सिग्निफिकेंस, एप्लीकेशंस एंड ब्ला 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 ब्ला। सो जो मेन चीज़ है वो है अब प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल क्या है इसका, देखिए, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज अलाउड टू मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इट इज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइज अ फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग थ्रू इट। तो ये प्रिंसिपल आपको एग्जामिनेशन में लिखना है। अब इसका मीनिंग क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। क्या कहा गया यहाँ पे कि जब एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाया जाता है, आप लोगों को ये पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसी भूतिया फोर्स है कि वो चलते हुए चार्ज पार्टिकल, सपोज मेरे पास एक वायर है, इस वायर में करंट आई है और यहाँ पर मेरे पास एक चार्ज है। अब ये चार्ज अगर यहाँ पर मूवमेंट करेगा, चल रहा है, तो इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी। हो सकता है वायर इसको कहे कि आजा आजा आजा, हो सकता है वायर इसको कहे कि परे हट चला जा यहाँ से। तो थिंग इज कि ये जो चार्ज है अगर ये मोशन में होगा तो इस वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। बट इफ इट इज एट रेस्ट, अगर ये चार्ज मूव नहीं कर रहा है तो ये इसके लिए अननोन स्ट्रेंजर की तरह बिहेव करेगी, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगी। ये आप लोगों को अच्छे से पता है। और यही प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पर वर्क करता है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को इफ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाया जाए तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या लगाती है, एक फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से उसका पाथ जो है वो डेविएट हो जाता है। So this is the principle of Stern-Gerlach experiment. Next is experimental arrangement. एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में क्या क्या चीज़ें उन्होंने यूज़ की, मैंने ये भी आप लोगों को बहुत बार कहा है कि आपको क्या करना होता है कि आपको एक्सपेरिमेंट के अंदर जो जो चीज़ें यूज़ की आप स्टेप बाय स्टेप उनको लिखते रहिए। आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग, समझ आ रहा है ना सबको? काइंडली गिव मी रिस्पॉन्सेज, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम स्पीकिंग? एंड इफ यू आर लाइकिंग द लेक्चर प्लीज हिट द लाइक बटन टू। होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग वट एवर आई एम स्पीकिंग। समझ आ रहा है सबको? ओके, सो कमिंग ऑन टू एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। सो समझ आ रहा है? यू आर एंजॉइंग द लेक्चर, सो काइंडली हिट द लाइक बटन, जिससे मोटिवेशन मिलती रहे मुझे भी कि येस यू आर गेटिंग द टॉपिक। सो एक कमिंग ऑन टू एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज बाय स्टर्न एंड गार्लैक इज शोन इन दिस फिगर। देखिए कितनी सिंपल सी अरेंजमेंट है, कुछ लंबा चौड़ा काम जो है उन्होंने नहीं किया। क्या उन्होंने यूज़ किया, ये जो आपको एक डब्बा सा नज़र आ रहा है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मोबाइल फ़ोन भी एक डब्बा है, लेकिन इस डब्बे के अंदर बहुत सारा कुछ होता है। बहुत मैं कहूँ कि इसके अंदर खजाना बहुत सारा छुपा हुआ होता है जो आपको चाहिए भी होता है स्टूडेंट लाइफ के अंदर। सो थिंग इज़ कि एक मेटालिक बॉक्स जो है वो उन्होंने यूज़ किया। दिस बॉक्स इज़ जस्ट फॉर इवैक्यूएशन, कि हमें सराउंडिंग से जब हम काम कर रहे होते हैं कोई, तो हमें होता है कि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। इफ़ वी आर पर्टिकुलर फॉर दैट वर्क, इफ़ वी आर डूइंग दैट पर्टिकुलर वर्क विद हाई कॉन्सेंट्रेशन, तो हमें होता है कि बाहर वाली चीज़ों की डिस्ट्रैक्शन जो है वो हम फील ना करें। तो इस बॉक्स का काम सिर्फ इतना ही है कि ये जो अंदर अपरेटस है, तामझाम है, इसको सराउंडिंग से सेग्रीगेट किया जाए। तो मेटालिक बॉक्स, और इसके अंदर इवैक्यूएशन की गई। इवैक्यूएशन मतलब वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया। देयर इज नो एयर इन दिस बॉक्स। अब एयर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ से जब एटम्स निकल के आगे जाएंगे, क्योंकि हम एटम्स को, देखिए प्रिंसिपल क्या था कि एटम्स के को अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया जाएगा तो पाथ चेंज होगा। इसका मतलब मुझे एटम्स तो चाहिए किसी चीज़ के, और उन एटम्स को मुझे मूव भी करवाना है। तो वो एटम्स जब मूव करेंगे, अगर यहाँ पर एयर होगी तो एयर के साथ वो कोलाइड करेंगे, तो एयर के साथ कोलिजन की वजह से ही पाथ बदल जाएगा। तो हम कैसे देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया? सो दैट इज व्हाई वी नीड द हाई इवैक्यूएशन इन दिस बॉक्स। सो अ हाईली इवैक्यूएटेड मेटालिक बॉक्स B is used to keep the whole experimental setup inside it. This box gives the isolation to the experimental setup from surroundings and protect the outside air from ionization. यही दोनों बातें मैंने अभी आपको बोली थी कि सराउंडिंग से इसको सेग्रीगेट करना है, सेपरेट करना है। दूसरी चीज़, एयर अंदर आकर कोई इंटरफेरेंस अपनी टांग ना अड़ा दे, कोई टंगड़ी ना अड़ा दे एयर आके बीच में। तो इस वजह से क्या है कि हमने ये बॉक्स यूज़ किया है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि एयर अंदर आएगी, एयर के साथ ये एटम्स कोलाइड करेंगे एंड एयर की क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन हो जाएगी, एंड दैट विल बी हैजर्ड्स फॉर अस। तो इस वजह से ये बॉक्स जो है यूज़ किया गया। इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें, ये देखिए, यू आर वॉचिंग दिस बॉक्स। ये जो बॉक्स है बेसिकली दिस इज एन ओवन। ये एक ओवन है जिसके अंदर हमने सिल्वर एटम्स रखे हुए हैं। सो नेक्स्ट इज oven, the substance whose atomic beam
एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक बीम, मैं जैसे ही एटॉमिक बीम बोलूँगी इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। तो जिस भी बीम को, जिन भी इलेक्ट्रॉन्स को हमें एक्सेलरेट करवाना है, हमें स्टडी करना है, उसके एटम्स को हमने कहाँ पर रख दिया, ओवन के अंदर। द सब्सटेंस हुज एटॉमिक बीम, एक्चुअली द इलेक्ट्रॉनिक बीम इज टू बी स्टडीड इज kept in oven. In the original experiment, which was executed by Stern and Garlach, silver was used for this purpose. Oven is set at a particular temperature so that silver may get evaporated. अब आपके दिमाग में इमीडिएटली क्वेश्चन आना चाहिए, और आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। जैसे ही मैं कोई लाइन बोलती हूँ, इफ एनी क्वेश्चन हिट्स योर माइंड, यू विल हैव टू टाइप इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली गिव यू द रिप्लाई। ऑल्दो मैं ही बता देती हूँ कि यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि वाई सिल्वर को ही क्यों यूज़ किया गया। तो मैं बता दूं कि जो सिल्वर है, हमें पता है कि सिल्वर इज़ यूज्ड बिकॉज इट हैज़ 1 5s अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है दैट विल गो इनटू 5s ऑर्बिटल, और 5s के अंदर ये चला गया है। और आप लोगों को ये पता है कि जो s स्टेट होती है, एस स्टेट के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। इसका मतलब, और हमें पता है कि जो सिल्वर है 5s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऑड इलेक्ट्रॉन, इसी की वजह से नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो सिल्वर एटम्स है ये पजेस करेंगे और इनके पास होगा। अब आप कहेंगे कि जो बाकी सारे हैं वो सारे पेयर्ड होंगे इलेक्ट्रॉन्स, और पेयर्ड वाले हमें पता है एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, सो एक दूसरे के इफेक्ट को दे विल बी नलिफाइंग। एक दूसरे के इफेक्ट को ये लोग क्या करते जाएंगे, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो क्या होगा कि एक दूसरे के इफेक्ट को ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहेंगे, नलिफाई, क्योंकि हमें पता है कि एक म्यान में 2 तलवारें रहेंगी, सिमिलर चीज़ें रहेंगी, लड़ेंगी, भिड़ेंगी और मर जाएंगी। सो ये जो पेयर्ड हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करेंगे, इनकी वजह से कोई भी नेट मैग्नेटिक मूवमेंट्स एटम के पास नहीं होगा। हमेशा आप लोगों को याद रखना है कि किसी भी एटम का जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है दैट इज ऑलवेज ड्यू टू द ऑड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दैट एटम, और सिल्वर के अंदर ये ऑड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। और दूसरी बड़ी बात, क्योंकि हमें स्पिन को स्टडी करना है और स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात हम करेंगे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम की कैलकुलेशन हम करने की कोशिश करेंगे, सो वी विल ट्राई टू कीप द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम साइड अपार्ट। हम चाहेंगे कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो अपनी टांग बीच में ना अड़ाए। एंड माइंड इट, आपको पता है ये एस के अंदर प्रेजेंट है, और एस के लिए एल की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। सो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो यहाँ पर मैं कहूँ कि मैग्नीट्यूड हो जाएगा, यहाँ पर फॉर द 5s इलेक्ट्रॉन, इसके लिए एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, विच इज़ बेनिफिशियल फॉर अस। और आपको यही लिखना होता है एग्जामिनेशन में, सिल्वर इज यूज्ड बिकॉज इट हैज़ 1 5s अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड इट विल possess net finite total angular momentum. 5s electron has 0 orbital angular momentum and total momentum is due to spin only. और यही हमें चाहिए था कि जो इलेक्ट्रॉन है या मैं कहूँ कि जो एटम है उसके अंदर स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो और हम उसकी ही स्टडी कर पाएँ, ताकि लास्ट में जो हमारे पास रिजल्ट्स आए हम कह सकें कि ये रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ स्पिन की वजह से हैं। सो आई होप इट माइट बी क्लियर टू यू पीपल कि हमने नहीं कहना चाहिए मुझे, रादर स्टर्न एंड गार्लेक ने सिल्वर को क्यों यूज़ किया। देखिए कितना ज़्यादा माइंड लगाया उन्होंने कि विच एटम टू बी यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट। क्लियर है आप लोगों को, सबको समझ आया कि सिल्वर क्यों यूज़ किया? काइंडली गिव मी रिस्पॉन्स, आर यू गेटिंग व्हाई वी हैव यूज्ड सिल्वर हियर? गुड। सो नेक्स्ट है आगे क्या यूज़ किया गया, कॉलीमेटिंग स्लिट्स S1 एंड S2। सो यू विल सी अवन के अंदर हमने सिल्वर यूज़ किया, और उसके आगे देखिए ये जो 2 कार्डबोर्ड्स हैं और इनके अंदर ये जो 2 होल्स हैं, और यहाँ पर मैंने S1 और S2 मार्क किया है। ये जस्ट होल्स क्या करेंगे कि अगर यहाँ से सिल्वर निकलकर इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे तो ये होल्स क्या करेंगे कि नहीं भैया जो सिर्फ इस डायरेक्शन में आ रहे हैं वही आगे जाओ, बाकी सब यहाँ पर टकरा कर रुक जाएंगे। सो ये इन स्लिट्स का काम क्या है, फाइनाइट कॉलीमेटेड बीम प्रेजेंट करना, मतलब एक शार्प डायरेक्शन के अंदर एक पेंसिल बीम को आगे भेज देती हैं ये। सो बीम ऑफ न्यूट्रल सिल्वर एटम्स कम्स आउट ऑफ द होल इन oven and is allowed to pass through two narrow slits S1 and S2 so that a fine beam of silver atoms come out and move ahead। यही बात मैंने आपको समझाई कि यहाँ से होल्स में से जब निकलेंगे सिल्वर एटम्स तो एक फाइन बीम, एक पेंसिल बीम, एक लाइन के अंदर बाहर निकलते रहेंगे। इधर उधर वालों को इन स्लिट्स ने रोक दिया है ताकि यहाँ पर आकर जब डायरेक्शनल चेंज आए तो वो हम मेजर कर पाएँ, क्योंकि यहाँ से ही अगर सारे रैंडम डायरेक्शंस में निकलेंगे तो यहाँ पर आकर क्या चेंज आएगा वी विल नॉट बी एबल टू ऑब्जर्व दैट। तो उसके लिए हमने ये 2 स्लिट्स जो हैं वो यूज़ की हैं। सो नेक्स्ट वी हैव यूज्ड मैग्नेट्स। Specially designed electromagnets are used to apply a non-homogeneous and intense magnetic field.
बड़ी इंपॉर्टेंट है बात, ये मैंने आपको पहले भी कहा कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगी, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट बी एबल टू अप्लाई अ टॉर्क ऑन द एटम। तो हमें नॉन यूनिफॉर्म फील्ड चाहिए, नॉन होमोजेनस एंड इंटेंस और बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। सो आफ्टर कॉलिमेशन बीम ऑफ इवेपोरेटेड सिल्वर atoms crosses through the electromagnets. The magnetic lines of force are perpendicular to the direction of the beam. इतना आप लिख देंगे एग्जामिनेशन में। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिट। अब देखिए नॉन होमोजेनस मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से आप जनरेट करेंगे। आप लोग इस मैग्नेट की शेप देख रहे हैं कैसे तीखी सी चौंच सी है। इसका मतलब यहाँ पर ये फील्ड बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, जैसे जैसे आप बाहर जा रही है घटती जा रही है। सो बेसिकली दिस इज द नॉन होमोजेनस मैग्नेटिक फील्ड कि एक जगह पे वैल्यू कुछ हो रहा है, फिर चेंज, फिर चेंज, फिर चेंज। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड जो है उसको प्रोवाइड करने के लिए ऐसे स्पेशली डिजाइंड इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो हमने यूज़ की है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिटेक्टर और फोटोग्राफिक प्लेट। Finally, the beam is made to strike the photographic plate P placed normal to the initial direction of the beam. The outgoing beam may be recorded on a suitable detector screen. For silver, a cold glass plate was used in original experiment. अब क्योंकि अगर यहाँ पर आकर सिल्वर के साथ कुछ भी हो जाता है, इधर उधर बेचारा भटकता है, इधर उधर उसका पाथ जो है वो चेंज होगा, तो हमें उसको कहीं पर कलेक्ट भी तो करना है ना। तो वो कलेक्ट हम कहाँ पर करेंगे, इस प्लेट पे, फोटोग्राफिक प्लेट पी के ऊपर। और जो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट था विच वॉज डेमॉन्स्ट्रेटेड बाय स्टर्न एंड गार्लैक, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर एक ठंडी ग्लास प्लेट ली, क्योंकि जैसे ही सिल्वर एटम्स आएंगे वो उस कोल्ड ग्लास प्लेट पे डिपॉजिट होते जाएंगे। तो ये तो है कंस्ट्रक्शन। नाउ कमिंग ऑन टू वर्किंग। अब ये एक्सपेरिमेंट काम किस तरीके से करता है, तो देखिए यहाँ से जितना कुछ भी मैंने अभी डिस्कस किया आपको एज सच उसको वर्ड्स में लिखना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से जो सिल्वर एटम्स हैं वो सिल्वर एटम्स यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से कॉलिमेशन होगी, क्योंकि ओवन को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमने सेट किया है। जो एटॉमिक बीम है सिल्वर की दैट विल बी इवापोरेटेड, यहाँ से एटम्स निकलेंगे, उन एटम्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, उसके पास मैग्नेटिक मूवमेंट है, यहाँ से ये सीधा जाएंगे। जैसे ही यहाँ पर आएगा, yes, Prince Preet is asking why other elements having unpaired electrons in S shell is not used. You can use any atom which is having odd unpaired electron. दो बातें हैं, एक तो सिल्वर कंडक्टिंग है, बहुत अच्छा कंडक्टर है, दूसरी चीज़ उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अवन में से इसकी इवेपोरेशन जो होगी वो ईजिली हो जाएगी। एंड अनदर यू कैन यूज अदर एटम्स इवन। उन्होंने अपने दिमाग से जो यूज़ किया था वो सिल्वर था। सो दिस इज नॉट सो कि आज भी ये सिल्वर के साथ ही किया जाएगा। यू कैन यूज एनी एटम विच इज हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास नेट मैग्नेटिक मूवमेंट हो। और उन्होंने चूज इसलिए किया कि 5s के अंदर प्रेजेंट है, ऑर्बिटल जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी कोई, मैं कहूँ कि टांग अड़ाने वाला काम बीच में ना आए। दैट इज वाई यूज दिस। होप प्रिंस प्रीत दिस इज क्लियर टू यू। समझ आया आपको? प्रिंस प्रीत, आर यू गेटिंग? ओके, सो तो वर्किंग के अंदर आपको यही लिखना है कि यहाँ से जो सिल्वर एटम्स है वो निकलेंगे, यहाँ से कॉलिमेशन होगी, जैसे ही यहाँ पर पहुँचेंगे इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड को उन्हें फेस करना होगा, उससे लड़ना होगा। अब या तो फील्ड जीतेगी या ये जीतेंगे, तो नेचुरली फील्ड बड़ी स्ट्रांग लगाई हुई है हमने, सो फील्ड विल विन, तो फील्ड जीत जाएगी। इसका मतलब है यहाँ पर आकर क्या होगा, उनके ऊपर फोर्स लगेगी। अब वो फोर्स किस तरीके से लगेगी, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। देखिए जो एक एटम होता है उसके पास अगर नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है तो वो एक एटम एक छोटी सी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल ये होंगे, और हमने लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड, है ना। क्या होगा कि जब एटम यहाँ से कुछ इस तरीके से निकलेगा, सपोज नॉर्थ साउथ कुछ इस तरीके से निकलेगा, और यहाँ है मैग्नेट्स, इनके बीच में से ये जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब मैग्नेटिक फील्ड लगती है और उसमें से एक चार्ज मूव करने की कोशिश करता है, तो हमें पता है कि उसको सर्कुलर पाथ देने की कोशिश करती है, उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगाती है। सो इसके ऊपर फोर्स लगेगी, इसके ऊपर अलग फोर्स, इसके ऊपर अलग फोर्स, उसकी वजह से इसके ऊपर क्या लगेगी, एक टॉर्क। ये रोटेट होने की कोशिश करेगा, और हमें पता है अभी जैसे रोटेट होने की कोशिश करेगा तो क्या होगा कि ये इनके पास यहाँ पर चेंज होंगे। अब यहाँ पर जो स्क्रीन है, अब डेविएटेड पाथ वाले एटम्स को यहाँ पर क्या हो जाना है, डिपॉजिट हो जाना है, राइट। अब यही चीज़ हमें यहाँ एक्सप्लेन करनी है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो यहाँ पर कोई डेविएशन नहीं होगी, सारे के सारे एटम्स यहाँ आएंगे और यहाँ पर आकर क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। दैट इज़ व्हाट यू विल हैव टू राइट इन एग्जामिनेशन। तो आपको एग्जामिनेशन में क्या लिखना है, यू विल हैव टू राइट व्हेन द करंट इन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज स्विच्ड ऑफ, the beam strikes at P and produces a narrow trace at the center of the screen as shown in this figure। मतलब या तो फील्ड हो ही ना,
और अगर हो तो कांस्टेंट फील्ड अगर होगी तो यहाँ से ये एटम्स जो हैं वो सीधा सीधा जाएंगे, यहाँ कोई डेविएशन नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, सीधा सीधा जाके यहाँ पर एक सेंट्रल स्पॉट बना देंगे। तो वो सेंट्रल स्पॉट जो है वो कुछ इस तरीके से स्टर्न एंड गार्लेक ने ऑब्जर्व किया। ऐसा होना चाहिए इफ़ द फील्ड इज 0। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या है, देखिए, दिस हैपन्स बिकॉज एटॉमिक डायपोल्स सफर नो डिफ्लेक्शन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि जब कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो कोई टॉर्क नहीं लगेगी, कोई रोटेशन नहीं होगी, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, कोई पाथ चेंज नहीं होगा। बट एज सुन एज द करंट इज स्विच्ड ऑन, now when you starts acting on the beam spreads and produces two impressions P1 and P2 on the screen as shown in figure B2। अब स्टर्न एंड गार्लेक ने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे ही करंट को स्विच ऑन किया गया इस अपरेटस के अंदर, जैसे ही करंट स्विच ऑन किया गया, करंट किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का, जैसे ही इसको स्विच ऑन किया गया मैग्नेटिक फील्ड ने काम करना शुरू कर दिया, डिफ्लेक्शन हुई और यहाँ पर P1 और P2 दो स्पॉट्स जो है वो उनको मिलने शुरू हो गए। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न उनको स्क्रीन पे मिला विद नॉन होमोजेनस मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कहानी कुछ और होनी चाहिए थी। अब अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होना चाहिए था, हमें पता है कि मेरे पास मान लीजिए यहाँ से एटम्स निकलेंगे, पहला एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम, और यहाँ पर हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड है जो वो काम कर रही है। अब हर किसी को रोटेशन डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी, नॉर्थ साउथ, क्योंकि फील्ड जो है दैट इज नॉन होमोजेनस। अब नॉन होमोजेनस फील्ड होने की वजह से इसको सपोज इतनी डिफ्लेक्शन मिली, इसको मान लीजिए इधर मिली, इसको मान लीजिए इधर मिली, इसको मान लीजिए इधर मिली, तो सबको अलग 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 डायरेक्शंस में डिफ्लेक्शन मिलेंगी। तो उन्हीं डायरेक्शंस के अंदर वो क्या करेंगे, जाते जाएंगे। तो यहाँ पर स्क्रीन पे मुझे एक जनरल इल्यूमिनेशन मिलनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग आना चाहिए स्क्रीन पे। लेकिन स्टर्न एंड गार्लेक ने क्या ऑब्जर्व किया कि उन्हें दो स्पॉट्स ही मिले, ऐसे यूनिफॉर्म जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो नहीं मिली। दो ही स्पॉट्स मिलने की वजह क्या हो सकती है कि अंदर दो टाइप के चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट है। अब वो दो टाइप के चार्ज कैरियर्स क्या हैं कि दो ही टाइप की डायरेक्शंस हैं कि सपोज एक नॉर्थ साउथ ऐसे आ रहा है, एक साउथ नॉर्थ ऐसे आ रहा है, इसको इधर मिल गई डिफ्लेक्शन, इसको इधर मिल गई। एंड why other element having an s shell is not used, only that is what I spoke to you, perhaps you might not be online that time। मैंने ये कहा कि you can use any atom, आप कोई भी एटम यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा। उन्होंने सिल्वर इसलिए चूज़ किया, एक तो वो कंडक्टिंग है, दूसरा उसका इलेक्ट्रॉन 5s के अंदर जाता है। s के अंदर जाता है, इट मीन्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगी वो उसके अंदर नहीं आएगी, राइट। तो ये उस टाइम किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आप चाहें तो कि आप किसी दूसरे एलिमेंट के साथ भी इसको डेमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टर्न एंड गार्लेक ने सिल्वर के साथ किया तो हम किसी और को यूज़ नहीं कर सकते। अगर किसी एलिमेंट का 6s में जा रहा है, 4s में जा रहा है, 7s में जा रहा है, यू कैन यूज़ दैट टू। होप प्रिंस प्रीत यू हैव गॉट, समझ आ गया होगा आपको, right? So we were discussing both of these patterns are exactly similar and of equal intensities but directed opposite to each other। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो दोनों स्पॉट्स आए, इन दोनों स्पॉट्स की इंटेंसिटीज में कोई फर्क नहीं था, सिमिलैरिटी थी बिल्कुल, इंटेंसिटी बिल्कुल सेम थी, बट डायरेक्शंस वर एग्जैक्टली ऑपोजिट, कि एक ऊपर की तरफ जा रहा है तो दूसरा नीचे की तरफ जा रहा है। एंड दिस स्प्लिटिंग इज ड्यू टू नॉन होमोजेनस मैग्नेटिक फील्ड। Electrons are deflected from their path due to Lorentz force and produce two impressions। These two components lie on either side of the original line। कि बिना फील्ड के जो लाइन मिल रही थी वो हमें पता है कि कुछ इस तरीके की लाइन मिल रही थी। जब फील्ड लगा दी तो एक ऊपर आ जाएगा, एक नीचे आ जाएगा। तो इस लाइन के दोनों साइड पे ये वाले जो स्पॉट्स हैं ये मिल गए। द टू कंपोनेंट्स लाई ऑन ईदर साइड ऑफ द ओरिजिनल लाइन एंड द टू इंप्रेशंस ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन आर इंडिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ टू वैल्यूज ऑफ स्पिन। मतलब इन दो स्पॉट्स का आ जाना इस चीज़ का प्रूफ है कि अंदर दो टाइप के सिस्टम प्रेजेंट हैं। वो दो अलग अलग डायरेक्शंस में अलाइंड है, इसीलिए अलग अलग डायरेक्शंस में उनको स्कैटरिंग्स मिली, अलग अलग डायरेक्शंस में वो जाकर डिपॉजिट हो गए। और यहीं से प्रूव हो जाता है कि अंदर, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो एक ही था और फिर भी दो इंप्रेशंस मिले, इट मीन्स वो जो इलेक्ट्रॉन थे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट एटम का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, हो सकता है फर्स्ट का अप स्पिन में हो, सेकंड का डाउन स्पिन में हो, थर्ड का डाउन स्पिन में हो, फोर्थ का अप स्पिन में हो। इसका मतलब कि हर एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा अलग तरीके से बिहेव कर रहा था, और वो जो अलग तरीके थे वो दो ही थे, क्योंकि दो इंप्रेशंस हमें मिले। तो यहाँ से डेमॉन्स्ट्रेट हो जाता है कि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन के पास जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है उसकी टू वैल्यूज होती हैं, इसीलिए उसको दो अलग अलग डायरेक्शंस में डिफ्लेक्शन मिली। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अप टू दिस। मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा। काइंडली गिव मी रिस्पॉन्सेज, हैव यू गॉट अप टू दिस? इट इज
इज इट क्लियर टू यू ऑल अप टू दिस? क्योंकि इसके बाद हमें मैथमेटिक्स पर जाना है, थ्योरी पे जाना है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ स्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट की क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया एंड व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग, दैट इज ओवर नाउ। होप यू हैव अंडरस्टूड। प्रताप, पैरी, आकाशदीप, मल्लिका, डोली, very good. Everybody is understanding. You are boosting me up. Thank you so much. So next is the theory of this experiment which you have to write in the examination. Good. तो देखिए थ्योरी में अब हमें क्या करना है, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं टॉक अप्लाई होगा, टॉक अप्लाई होगा, टॉक अप्लाई होगा, तो वो टॉक होता किसके इक्वल है? गुड गुड, एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग, आई एम वेरी हैप्पी। ओके, प्रिंस प्रीत इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, वेरी गुड। So next is theory of this experiment. कि जो एक एटम है वो एटम एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है, हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया है। अगर एक एटम एक मैग्नेटिक डायपोल है तो उसको एक छोटी सी मैग्नेट मान सकते हैं जिसका मैग्नेटिक मोमेंट हमने म्यू माना। उसको आप मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर रखेंगे एट एन सर्टेन एंगल, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में पड़ा हो सकता है, तो उसके ऊपर टॉक कितनी काम करेगी? टाउ इज इक्वल टू म्यू क्रॉस बी। आप लोगों ने इसको अपनी लोअर क्लासेस के अंदर डिराइव किया एंड यू वेरी वेल नो दैट टॉक इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। दिस टॉक विल ट्राई टू अलाइन द सिल्वर एटम्स पैरेलल टू द फील्ड। अब ये टॉक क्या करेगी? क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही डायपोल जो है वो फील्ड के अंदर एंटर करेगा उसके ऊपर टॉक लगेगी। अब ये टॉक क्या करेगी कि फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसको उसी डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगी, अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर। क्लासिकल के अकॉर्डिंग सब रैंडम है तो रैंडम आ जाने चाहिए। सो लेट द एटॉमिक मैग्नेट टर्न्स थ्रू एन एंगल थीटा फ्रॉम द फील्ड डायरेक्शन, देन इट पजेसेस द एडिशनल एनर्जी। अब क्योंकि टॉक लगेगी इसका मतलब तो कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होगी किसी पर्टिकुलर एंगल पे। मान लीजिए एटम कुछ इस तरीके से जा रहा था, थोड़ी सी इसके ऊपर टॉक लगी तो ये डिस्प्लेस हो गया, तब कुछ एंगल थीटा से ये डिस्प्लेस हुआ। इसका मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक फील्ड ने इस डायपोल को थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया। इसका मतलब इसके ऊपर वर्क हो गया। अब वर्क हो गया तो दैट मीन्स इसके पास कुछ एनर्जी आ गई है। सो इट पजेसेस एन एडिशनल एनर्जी एंड यू ऑल नो दैट वो एडिशनल एनर्जी किसके इक्वल होती है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। इट विल बी माइनस म्यू वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब आप इस डॉट प्रोडक्ट को मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, इट इज माइनस म्यू बी कॉस थीटा। एंड यू ऑल वेरी वेल नो दैट दिस नेगेटिव साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के अंदर नेगेटिव साइन क्या डिनोट करता है? कि सिस्टम इज बाउंड। एंड अदरवाइज अगर दो वेक्टर्स हैं तो उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है। एंड नदर इज, मैंने माना कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक इंडक्शन बी है, उसको हमने मान लिया कि वो जेड एक्सिस के अलोंग वेरी कर रही है। क्योंकि देखिए जो हमारी फील्ड थी वो कुछ इस एक्सिस के अलोंग, फील्ड लाइंस ऐसे काम करेंगी यहाँ पर, और इस डायरेक्शन में ये जा रहा है, जो एटम है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, दिस डायरेक्शन में एटम, इस डायरेक्शन में। मैंने मान लिया कि ये जेड एक्सिस है। सो माय फील्ड जो है दैट इज वेरिंग अलोंग जेड एक्सिस, ये हमने माना। एंड सपोज द सिल्वर एटम एंटर्स दिस मैग्नेटिक फील्ड विद द स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस, मीन्स हमने इसको एक्स एक्सिस माना, इसको जेड माना और इसको हम मानेंगे वाई, कुछ इस तरीके से। सो द फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग द एटॉमिक मैग्नेट, हमें पता है कि जैसे ही ये डायपोल फील्ड में आने की कोशिश करेगा, फील्ड अपने जेड एक्सिस के अलॉन्ग इस तरफ इसको ओरिएंट करवाने की, इसको अलाइन करवाने की कोशिश करेगी, उस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगेगी। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? जेड एक्सिस के अलॉन्ग। सो एफ जेड इज इक्वल टू, एंड यू ऑल नो दैट कि कॉन्जर्वेटिव फोर्स को नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेस किया जाता है। दैट इज वाई मैं फोर्स को क्या लिख सकती हूँ? माइनस करली यू बाय करली जेड, कुछ लोग इसको डेल भी बोलते हैं, कुछ करली भी, एंड यू ऑल नो दैट दिस इज द सिंबल फॉर पार्शियल डेरिवेटिव। अब मैं यू की वैल्यू जो थी पिछले इसके अंदर ये देखिए माइनस म्यू डॉट बी माइनस म्यू बी कॉस थीटा, इस यू की वैल्यू को मैंने यहाँ पुट करवाया, इसको मैंने खोला, म्यू बी कॉस थीटा एंड थीटा इज कांस्टेंट, म्यू इज कांस्टेंट, ये बाहर आ गए। चेंज क्या हो रहा है? बी, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट शुड बी नॉन यूनिफॉर्म, तो ये बी क्या हो जाएगा? चेंज होगा अलोंग जेड एक्सिस। म्यू कॉस थीटा ब्रैकेट से बाहर आ जाएंगे, बी जो है वो बेचारा अंदर अकेला तड़पता रह जाएगा, इनको बाहर धकेल कर निकाल दिया जाएगा। सो अगर सिल्वर एटम का मास m है और तो उसके अंदर ये जो फोर्स है ये कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, और हमें पता है F इज इक्वल टू m में होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, इफ मास इज द कांस्टेंट वैल्यू।
तो एक्सेलरेशन ए क्या हो जाएगी, एफ जेड अपॉन एम, एफ इज इक्वल टू एम में होता है तो ए क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम, और ये वाली वैल्यू एफ जेड की हम यहाँ पुट करवा देते हैं। सो म्यू कॉस थीटा अपॉन एम करली बी बाय करली जेड, ये तो वैल्यू आई एक्सेलरेशन की। अब अगर मैं मानूं कि जो L है दैट इज द लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ बीम थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, देन टाइम टेकन बाय बीम टू ट्रेवल थ्रू द फील्ड, वो हमें कैलकुलेट करना है। आप मान लीजिए कि ये जो लेंथ यहाँ से ट्रेवल की इस बीम ने यहाँ से लेके यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, दैट इज L, तो टाइम कितना लगेगा, और वेलोसिटी v से ये एंटर किए हैं तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, L अपॉन टाइम t इज इक्वल टू L अपॉन v। तो ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन को हम नंबर देते जा रहे हैं ताकि आगे हमें आसानी रहे। सो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिल्वर एटम्स अलोंग z एक्सिस कमिंग आउट ऑफ द फील्ड क्या हो जाएगी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हम फॉर्मूला लगाएं। इनिशियली जब कोई फील्ड नहीं थी तो वेलोसिटी थी 0, सो u वाज इक्वल टू 0, इसलिए s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर रह जाएगा। s डिस्प्लेसमेंट अलोंग z एक्सिस, मैंने उसको z माना, हाफ at स्क्वायर, a की वैल्यू ये वाली आप यहाँ पर पुट करवा दीजिए और t की वैल्यू ये वाली पुट करवा दीजिए। सो यूजिंग, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 5, 4 और 5 से आप वैल्यू a और t की यहाँ पुट करवाएंगे एंड यू विल गेट द एक्सप्रेशन फॉर z, हाफ म्यू कॉस थीटा अपॉन m करली b बाय करली z l स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। हमने इनको यूज किया और हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई। नाउ अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के लेक्चर्स के अंदर हमने इसको डिराइव भी किया था। इफ समबडी हैज फॉरगॉटन तो आप लोग वहाँ पर जाकर स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की जो प्लेलिस्ट है वहाँ जाकर इस लेक्चर को देख सकते हैं। अदरवाइज इफ यू रिमेंबर देन इट इज़ वेरी गुड कि ये जो वेलोसिटी v की वैल्यू होती है ये क्या होती है, 3 kT बाय m रूट, और ये वाली वैल्यू v की अब हमें इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट करवानी है। यहाँ पर k क्या है, इट इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। T टेम्परेचर है जो ओवन का सेट किया हुआ है हमने, मास जो है आपको पता ही है। उसके बाद आपको ये इक्वेशन 7 को इक्वेशन 6 के अंदर पुट करवा देना है एंड यू विल गेट द एक्सप्रेशन दिस वन। z की एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगी म्यू एल स्क्वायर कॉस थीटा 2m इंटू 3 kT बाय m, क्योंकि v का स्क्वायर था, स्क्वायर ने रूट को मार दिया तो 3 kT बाय m बचा, करली b बाय करली z। तो ये एक्सप्रेशन फाइनली हमारे पास z की आ गई है। दिस 3 इंटू 2 विल बिकम 6, ये m ऊपर चला जाएगा, ये m और ये m एक दूसरे को निस्तनाबूद कर देंगे, खत्म कर देंगे, मार देंगे। सो z विल बी म्यू एल स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन 6 kT करली b बाय करली z। अल्टीमेटली हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई है कि जो डिस्प्लेसमेंट मिली सिल्वर एटम्स को वो हमने कैलकुलेट कर ली है कि यहाँ पर था बेचारा, यहाँ जब स्क्रीन पे जाएगा तो ये इतनी डिस्प्लेसमेंट इसको कितनी मिलेगी। सो दिस इक्वेशन गिव्स यू द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिल्वर एटम्स एट द सेंटर ऑफ द ट्रेस, कि कितनी उनको डिस्प्लेसमेंट मिली, जो कि हमने फिगर B2 में किया था कि यहाँ से सेंटर से ये कितना दूर गया, ये z जो है वो हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो नेचुरली एक ऊपर और एक नीचे, ये दो वैल्यूज इसकी आ जाएंगी। सो कमिंग ऑन टू स्पेशल केसेस, थ्योरी के अंदर आपको इतना ही लिखना है कि z की वैल्यूज आ गई हैं, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तो हुई है, डिस्प्लेस तो हुए हैं, पाथ तो चेंज हुआ है, और पाथ चेंज होकर रिजल्ट हमारे सामने कि दो स्पॉट्स आ गए हैं, दैट मीन्स स्पिन इज देयर एंड स्पिन इज क्वांटाइज्ड, मतलब उसके पास दो ही वैल्यूज हैं, उस दो के अलावा और वैल्यूज उसके पास नहीं है। So coming on to special cases, if there is no magnetic field or there is uniform magnetic field, curly b by curly z is equal to 0, then z is equal to 0। अगर मैग्नेटिक फील्ड या तो यूनिफॉर्म है या काम ही नहीं कर रही है तो ये फैक्टर हमें पता है 0 हो जाएगा, इसको 0 होते ही z 0, इसका मतलब नो डिफ्लेक्शन, यानी कि सीधा जाके सेंटर पे टकराएंगे, भिड़कर वहीं पर चिपक कर रह जाएंगे। Hence there will be no displacement of atomic magnets, that is silver atoms, along z axis, therefore they will produce a fine straight line on the photographic plate as shown in figure, मतलब सेंटर पे एक स्पॉट आ जाएगा इस तरीके से स्ट्रेट लाइन जाते हुए। So coming on to second case, if there is non-homogeneous magnetic field, then atomic magnets will be displaced from their path in positive z-axis and negative z-axis direction depending on their orientations, that is value of theta, hence will produce a trace on the plate as shown in figure B2। मीन्स क्या होगा कि ये पॉजिटिव z एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव z एक्सिस हो गया, ये दो वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। इस फिगर के अंदर जैसे शो किया इस तरीके से अगर फील्ड लगाएंगे तो फिगर वो वाली आ जाएगी, दो स्पॉट्स वाली, अगर फील्ड नहीं लगाएंगे तो सेंट्रल में स्पॉट आ जाएगा। तो ये था स्टर्न गार्लेक एक्सपेरिमेंट। अब इसकी एक्सप्लेनेशन जो दी गई स्टर्न एंड गार्लेक द्वारा, हमें उसकी बात भी करनी है। जितना भी मैं बता रही हूँ आप लोगों को दिखा रही हूँ दैट यू ऑल हैव टू डिस्कस इन एग्जामिनेशन, आपको वहाँ पर लिखना होता है ये सब।
सो एक्सप्लेनेशन में आप लोग क्या लिखेंगे, इन द नॉर्मल स्टेट द होल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सिल्वर एटम इज ड्यू टू द स्पिन ऑफ वन ऑड इलेक्ट्रॉन। आई होप आप लोग को ये लाइन समझ आ रही होगी क्योंकि हमने इसको अभी 2 मिनट पहले ही डिस्कस किया है। सो इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच एन एटॉमिक डायपोलर एटॉमिक मैग्नेट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क टेंडिंग टू अलाइन इट विद द मैग्नेटिक फील्ड। मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि मैग्नेटिक मूवमेंट है जो सिल्वर एटम का, वो उसके ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, और अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो उसके ऊपर टॉर्क काम नहीं करेगा, या मैं कहूँ कि जो टॉर्क काम करेगा और वो जो टॉर्क होगी वो उसको अलाइन नहीं कर पाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, क्योंकि जो नेट है दोनों का इफेक्ट जो है, नेट फोर्स जो हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। सो इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड ईच पोल ऑफ डायपोल इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड। यहाँ पर आ गया ना, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स होगी वो सेम मैग्नीट्यूड की, जैसे ये डायपोल है इधर भी सेम मैग्नीट्यूड की फोर्सेज रहेंगी, यहाँ पर डिफरेंट मैग्नीट्यूड की फोर्सेज आ जाएंगी, फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। सो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस देयर विल बी a resultant force on the dipole that varies with its orientation with respect to the field. According to classical theory, the atomic dipole can have any inclination to the magnetic field. This would result in the atoms being deposited on plate P at all the places bounded by the traces corresponding to the values -1 and +1 of cos theta. अब ये जो कहानी है, ये कौन सी कहानी है? क्लासिकल फील्ड की कहानी है कि अगर हम ये कहते हैं, क्लासिकल क्या कह रही है कि एक डायपोल किसी भी इंक्लिनेशन में होगा, थीटा की वैल्यू डिफरेंट होगी, कॉस थीटा की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू डिफरेंट होते ही ये जेड क्या हो जाएगा? डिफरेंट। इसका मतलब स्क्रीन के ऊपर जेड यहाँ, जेड यहाँ, जेड यहाँ, तो एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आनी चाहिए, -1 से लेके +1 तक कोई भी वैल्यू ली जा सकती है। हाउएवर, लेकिन ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया गया स्टर्न एंड गार्लिक द्वारा। हाउएवर स्टर्न एंड गार्लिक ऑब्जर्व दैट इनिशियल बीम ऑफ सिल्वर एटम्स split up into two distinct parts corresponding to two opposite spin directions +½ and -½ of the electrons। तो वो जो दो स्पॉट्स आ गए, उन दो स्पॉट्स का आ जाना अपने अंदर एक प्रूफ था कि अंदर दो टाइप के सिस्टम्स प्रेजेंट हैं, और वो दो टाइप के सिस्टम कौन से हैं? वन सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद अप स्पिन एंड अनदर सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद डाउन स्पिन। Sometimes you may be asked in the examination what is the physical significance of this experiment। मुझे लगता नहीं है कि मुझे ये दोबारा बताने की ज़रूरत है कि एक्सपेरिमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है। आपको पता है कि इसने स्पेस क्वांटाइजेशन एक्सप्लेन की, इसने स्पिन एक्सप्लेन की, और इसने ये बताया कि स्पिन नाम का जो एक ऑर्नामेंट होता है उसको लेकर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसको लेकर इलेक्ट्रॉन चल रहा है। सो द डिस्प्लेसमेंट z of the line from the original position derived by quantum theory is in close agreement with the experimental values, and thus the above experiment gives the experimental confirmation of the interaction of orbital angular momentum and spin angular momentum and their associated magnetic moments, as well as space quantization of the total magnetic moment vector of the atom। मतलब इसने स्पिन की एग्जिस्टेंस को प्रूव किया, इसने स्पेस क्वांटाइजेशन को प्रूव किया, और इसने ये प्रूव किया कि ये क्वांटम थ्योरी से ही एक्सप्लेन हो सकता है। रिजल्ट क्लासिकल के अकॉर्डिंग जो है वो रिजल्ट्स जो थे वो मैच नहीं हुए। So this was all about Stern-Garlick experiment. Thank you so much. I hope आप लोगों को सबको समझ आ गया होगा. If there is any doubt, then I can take it now. Kindly give me responses. Are you all getting this? समझ आया सबको? जिस तरीके से मैंने अभी समझाया है, मैंने लिखा है, आपको सेम इसी तरीके से एग्जामिनेशन में इसको प्रूफ लिखना होता है। Seema is saying whole of this lecture is very beautiful. Thank you so much, Seema. Ankita, you have also understood. Diksha, Ekta, everybody has understood the concept. Thank you so much for the beautiful comments, and I hope आप लोगों को ये सब कुछ समझ आ गया होगा. So keep studying till we will come with the next lecture on any other topic.